गर्मी में 1000 मटकों से बना ठंडा ससुराल। मन्नत जल्दी पैर चलाओ, देखो कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। अगर अभी अपनी जगह नहीं बनाई तो शाम तक खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा और घर में सब प्यासे रह जाएंगे। दीदी मैं तो दौड़ कर ही आ रही हूँ, लेकिन मटकों का वजन और ये तपती सड़क जान निकाल रही है। देखिए तो रीति चाची और कौशल्या काकी पहले से ही वहाँ खड़ी हैं। हटे हटे जल्दी हटे, सामने से हमें पानी भरने दे, बहुत काम पड़ा है घर में। तुम लोग हमेशा बीच रास्ते में ही क्यों आ जाती हो? चाची हम तो बहुत पहले से यहाँ आए हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम लाइन में खड़े हैं, आप कृपया करके पीछे लग जाइए। अच्छा, अब तुम लोग हमें सिखाओगे कि लाइन क्या होती है? ज्यादा जुबान मत लड़ा। वो कुम्हारन अपने औकात में रहे, हमें मत सिखा क्या करना है। चाची पानी पर तो सबका बराबर हक है ना, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि गर्मी बहुत है और हमें भी जल्दी घर वापस जाना है। गर्मी है तो गर्मी में जलो, तुम लोगों की औकात नहीं है, मजाल नहीं जो हमारी बराबरी कर पाओ। हटो यहाँ से। कौशल्या जोर से नेहा को कंधे से धक्का देती है और खुद हैंडपंप के पास जाकर खड़ी होकर अपनी दोस्त रिति के साथ ठाके लगाने लगती है। इनका काम तो सिर्फ ये मिट्टी के मटके बनाना है और कुछ नहीं, और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी करती है, जैसे कोई बहुत बड़े घराने की हो। जैसी मन्नत कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ती है तभी उसकी जिठानी नेहा पीछे की ओर खींचते हुए बोलती है, मन्नत चुप हो जा, इनसे बहस करके सिर्फ बेइज्जती ही मिलेगी। हमें तो हमेशा से यही सुनना पड़ा है, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। दीदी दिल भर आता है ये सब सुनकर। क्या हम इंसान नहीं है? सिर्फ मिट्टी का काम करने से हम इतने नीच हो गए कि पानी के लिए भी अपमान सहना पड़े। दोनों बहुएं उदास होकर किनारे खड़ी हो जाती हैं। काफी देर बाद जब गांव की औरतें पानी भर लेती हैं तब उन्हें हैंडपंप चलाने का मौका मिलता है। वो पानी भरकर सिर पर मटकी रखती हैं और घर की ओर चल पड़ती हैं। रास्ते में नेहा मन्नत से, मन्नत थोड़ा धीरे चलो, कहीं मटका गिर गया तो पानी बर्बाद हो जाएगा। घर पहुंचकर अभी चूल्हा भी जलाना है। दीदी गला सूख कर कांटा हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे लू लग जाएगी। बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं। वो घर पहुंचती हैं जहां राम किशोर, सीमा और पिंकी जमीन पर बिछी चटाई पर बैठे हाथ के पंखे जल रहे हैं। नेहा और मन्नत मटके नीचे रखती हैं। आ गई तुम दोनों, बहुत देर लगा दी आज। क्या आज फिर हैंडपंप पर भीड़ ज्यादा थी और फिर किसी ने कुछ कहा? माँ जी क्या बताया जाए, वहाँ तो सब हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। कौशल्या चाची ने तो सबके सामने हमें धक्का देकर हटा दिया। कुछ समझ ही नहीं आता कि कैसे जिंदगी कटेगी। बेटा दुनिया ऐसी ही है, हम गरीबों और पिछड़ों की कौन सुनता है। बस अपना काम करो और शांति से रहो, बहस करने से दुख ही बढ़ेगा। भाभी मुझे तो गुस्सा आता है उन लोगों पर। आप पानी पीजिए, मैं रसोई में जाकर मटके ढक देती हूँ। हाँ, एक तो गर्मी भी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, ऊपर से सास पड़ोस वाले हमेशा हमें इतना ज्यादा नीचा क्यों दिखाते हैं, समझ नहीं आता। आखिर हमने ऐसा क्या किया है? वही तो माँ जी, हमारी जाति क्या इतनी बेकार है कि हमें लोग पिछड़ा समझे, गरीब समझे? क्या मिट्टी को आकार देना कोई गुनाह है? वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी राम किशोर के छोटे बेटे आर्यन का फोन आता है। अरे आर्यन का फोन है। हेलो बेटा, कैसे हो? इतनी दोपहर में फोन किया, सब खैरियत तो है ना? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी थी। मुझे एक लड़की बहुत पसंद आई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हे भगवान, अचानक से ये सब क्या हो गया तेरे दिमाग में? तूने तो कभी पहले जिक्र नहीं किया। वो कौन है, कहाँ की रहने वाली है? माँ वो शहर की है, उसका नाम पायल है। देखिए माँ, जमाना बदल चुका है, कब तक आप लोग गाँव में रहोगे? शहर में आ जाओ, बाकी मैं लड़की को लेकर आ रहा हूँ। लेकिन बेटा इतनी जल्दी? हमने तो अभी कुछ सोचा भी नहीं था। और तेरी पढ़ाई, तेरी नौकरी? माँ आप चिंता मत कीजिए, सब तय हो गया है। आप बस घर पर तैयारी कीजिए और शादी की रस्में करने का मन बना लीजिए, हम जल्दी आ रहे हैं। सीमा फोन रखकर सबको ये खबर सुनाती है। घर के बाकी सदस्य आर्यन की बात सुनकर आपस में चर्चा करने लगते हैं। चलो माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, आर्यन ने अपना जीवन साथी चुन लिया, तो हमें खुशी होनी चाहिए। बढ़िया, चलो तीनों भाइयों की शादी हो जाएगी घर में। हाँ भाई, अब घर में एक और सदस्य आ जाएगा। आर्यन की खुशी में ही हमारी खुशी है। माँ आप चिंता छोड़िए और आने वाली बहू के स्वागत की तैयारी कीजिए। और क्या माँ जी, अब तो घर में काम भी बढ़ जाएगा। देवरानी आएगी तो मेरा और मन्नत का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। हम तीनों मिलकर घर संभाल लेंगी। हाँ दीदी, घर में और रौनक बढ़ जाएगी। शहर की बहू आएगी तो शायद कुछ नया देखने को मिले। इस तरह करके घर में सबका मन लगा रहेगा। कुछ दिनों में आर्यन की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। घर मिट्टी के दियों और फूलों से सज जाता है। आर्यन और पायल की शादी सादगी से संपन्न होती है। सीमा नई बहू का गृह प्रवेश करवाती है। पायल लाल जोड़े में घूंघट निकालकर घर में कदम रखती है। आंगन में बैठते ही उसे उमस और गर्मी महसूस होने लगती है। हे भगवान, कितनी गर्मी है यहाँ पे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे जीऊंगी। शहर में तो कम से कम कूलर चलता रहता था। पायल थोड़ा धैर्य रखो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अभी तुम थक गई हो और ये भारी जोड़ा पहना है इसलिए ज्यादा लग रही है। थोड़ी देर बाद पायल अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन शाम के समय पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा है, लेकिन पसीने के कारण किसी का मन नहीं लग रहा है। आर्यन गांव के हालातों को देखकर थोड़ा चिढ़ जाता है। माँ कब तक यहाँ रहेंगे ऐसे? हम लोग ये भेदभाव और ये तकलीफें कब तक झेलते रहेंगे? देखिए पायल को, वो कैसे बेहाल हो रही है। बेटा ये हमारा पुश्तैनी घर है, यहाँ हमारे बाप दादाओं की यादें बसी, हम इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? माँ इतनी गर्मी में भी मोहल्ले वाले कोई मदद नहीं करते हैं, इतना भेदभाव करते हैं, फिर इनके बीच रहने का क्या फायदा? बेटा बात सिर्फ सम्मान की नहीं है, वो लोग हमें पिछड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे छूने से ही उनका सामान अपवित्र हो जाएगा। ये कैसी सोच है? अगर हम लोग इनका सामान इस्तेमाल कर लेंगे तो इनके घर में मनुष्यत आ जाएगी। हाँ, इसलिए कहता हूँ शहर चलिए, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता।
हाँ बाबूजी, आर्यन सही कह रहे हैं। भले ही हम लोग वहाँ कम पैसों में रहेंगे पर आस पड़ोस के लोग भी अच्छे रहेंगे, माहौल भी अच्छा रहेगा, वहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। हमारी जड़ें यही हैं बेटा। शहर में हम अपनी पहचान खो देंगे। यहाँ भले ही गरीबी है पर ये हमारी मिट्टी है। हे भगवान, अगर यहीं रहना है तो फिर कैसे जिएंगे हम? ये गर्मी तो हमें जिंदा ही जला देगी। घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी पायल के दिमाग में एक विचार आता है। वो उठकर पुरानी कोठरी की ओर जाती है जहाँ कुछ पुआल और घास पड़ी है। पायल वापस हॉल में आकर अपने ससुर से, बाबूजी एक काम करते हैं, हमारे पास जो पुआल पड़ा है उसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ एक काम करते हैं, खिड़की से पुआल रख देते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं तो रात का गुजारा हो जाएगा। मैंने देखा है उससे हवा ठंडी आती है। अरे ये तो अच्छा सुझाव है। अमर चलो मेरी मदद करो। हम कोठरी से सारा पुआल बाहर निकालते हैं और उसे खिड़कियों के फ्रेम में बांध देते हैं। अजय और अमर जल्दी से काम पर लग जाते हैं। वो पुआल को खिड़कियों पर मजबूती से बांधते हैं जबकि नेहा और मन्नत बाल्टियों में पानी भरकर लाती है और पुआल पर छिड़क देती है। पायल देखो, इस तरह से पानी डालने पर पुआल गीला हो जाता है। जब बाहर की गर्म हवा इसके अंदर से गुजरेगी तो वो ठंडी हो जाएगी। क्या सच में? ये तो बिल्कुल पुराने जमाने के एयर कंडीशनर जैसा काम करेगा। चलिए मैं भी पानी डालने में आपकी मदद करती हूँ। सब मिलकर खिड़कियों पर पानी डालते हैं। रात धीरे धीरे उतर आती है और कमरे के अंदर की तपिश थोड़ी कम होने लगती है। घर वाले जमीन पर बिस्तर बिछाते हैं और लेटते हुए सीमा, चलो कम से कम आज रात तो चैन की नींद आएगी। तुम बहुओं ने बहुत अच्छा जुगाड़ निकाला है। हाँ माँ जी, अभी तो हवा में थोड़ी नमी आ गई है, सुबह होने तक ठंडक बनी रहेगी। आप लोग आराम से सो जाइए। अगली सुबह सूरज निकलते ही गर्मी फिर से अपना रौद्र रूप दिखाने लगती है। घर में चहल पहल शुरू हो गई है। आज पायल की पहली रसोई की रस्म है। पायल बहू, अब आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो तुम कुछ बना लो। हमारे पास ज्यादा कुछ बनवाने के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा करो कि हलवा बना लो। जी माँ जी। पायल रसोई घर में जाती है। जैसे वो चूल्हा जलाती है और आग की लपटें निकलती हैं, उसका चेहरा पसीने से भीग जाता है। वो बेहाल होकर पंखा जलने लगती है। हे भगवान, कैसे रहूं मैं यहाँ? इतनी गर्मी हो रही है रसोई में और ये खिड़की के पहरे भी देखिए, कब तक काम करेंगे? तभी नेहा और मन्नत वहाँ आकर, पायल रात का समय था तो ठंडी हवा बाहर थी, थोड़ी बहुत ठंडक आ गई थी घर में। अब तो बाहर लू चल रही है, तब तो पाती हुई आग जैसी। दीदी इस तरह तो खाना बनाना सजा जैसा है। कैसे जीऊं मैं यहाँ इस गर्मी में? दीदी मैं खाना बनाने के बाद नहा लूं क्या? परेशानी है छोटी, झेलनी पड़ती है। अगर तुम इस तरह से काम के बाद ही नहाने का कहोगी तो इतना पानी कहाँ से आएगा? बार बार हैंड पंप तक जाना मुमकिन नहीं है। हाँ पायल, पानी खत्म होता है और बार बार फिर घंटों भर धूप में खड़ा होना पड़ता है। अब तो दिन में हम 5-6 बार नहा भी नहीं सकते, वरना नहा लेते। हे भगवान, दिन में सिर्फ एक बार नहा सकते हैं इतनी गर्मी में? ये तो जुल्म है। शहर में तो हम जब चाहे शार चला लेते थे। हाँ और क्या, यहाँ तो पानी की एक एक बाल्टी की कीमत चुकानी पड़ती है। चलो अब जल्दी से हलवा बना लो, फिर बाहर छाँव में बैठेंगे। जैसे तैसे करके पायल हलवा तैयार करती है। नेहा और मन्नत हाथ के पंखे से उसे हवा करती रहती हैं। उसके बाद पायल हलवा लाकर हॉल में सभी को परोसती है। अरे वाह पायल, हलवा बहुत स्वादिष्ट बना है। इतनी गर्मी में भी तुमने इतनी मेहनत की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, मजा आ गया। बस ये गर्मी थोड़ी कम हो जाती तो खाने का आनंद दोगुना हो जाता। अरे ये छप्पर भी अब गर्मी नहीं रोक पा रहा है। मटके का काम भी ठप पड़ा है। समझ नहीं आता ये साल कैसे बीतेगा। गर्मी है, करें क्या? कोई रास्ता नहीं हमारे पास इससे बचने का। ऐसा करते हैं, बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं, वहाँ थोड़ी ठंडक मिलेगी। सभी लोग बाहर निकलकर नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी पास से गुजरती हुई कौशल्या और रति उनका मजाक उड़ाते हुए, देख रही हो बहन, ना इनके घर में पंखा है ना कूलर, बस गर्मी में सड़ने की औकात है। हाँ बहन, हमारे घर में देखो कूलर पंखा सब लगा है। इन लोगों की तो औकात ही नहीं है कूलर और पंखा लेने की। इन कुम्हारों को तो कोई अपना पुराना हो चुका कूलर भी ना दे। हाँ रीति सही कह रही हो, इन लोगों से तो सब दूर भागते हैं क्योंकि पिछड़ी जाति के हैं। इनको गर्मी में ही रहना पड़ेगा, ये इनके भाग्य में लिखा है। चलो कौशल्या घर चलो, हमारे कमरे में एसी जैसी हवा चल रही होगी। वो दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। रामकिशोर और अजय सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। ये लोग हमें इतना नीचा क्यों दिखाते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमारे पास कूलर नहीं है? माँ जी हमें कुछ तो करना ही होगा, पर हम क्या कर सकते हैं पायल? हमारे पास पैसे भी नहीं है और ना ही कोई हमें सामान देगा। हम तो बस मटके बना सकते हैं। मटके? हाँ दीदी आपने बिल्कुल सही कहा यार। एक काम करते हैं ना, हम लोग कुम्हार जाति के हैं, हमारे यहाँ तो मटके होंगे ही। मटके तो हैं पायल, पर मटकों का गर्मी से क्या लेना देना? क्या तुम मटके के अंदर घुसकर बैठोगी? अरे नहीं दीदी, क्यों ना मटकों से ही हम अपने घर को ठंडा करें। जेठ जी तो मटकों का ही काम करते हैं ना, हमारे पास सैकड़ों मटके खाली पड़े हैं। हैं? मटके से ठंडा कैसे कर सकते हैं? मटके तो सिर्फ पानी ठंडा रखने के काम आते हैं, घर को कैसे ठंडा करेंगे? मैं सबको बताती हूँ, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हमारा घर पूरे गांव में सबसे ज्यादा ठंडा हो जाएगा। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए। पायल के उत्साह को देखकर पूरा परिवार उसके पीछे हो लेता है। अजय और अमर घर के पिछवाड़े से मटकों के ढेर सारे नए और पुराने मटके उठाकर लाते हैं। जेठ जी, अमर भाई, आप लोग ये मटके यहाँ छप्पर के किनारे लगाना शुरू कीजिए। हमें एक बाउंड्री बनानी है। जैसा तुम कहो छोटी, पर सावधानी से, मटके बहुत नाजुक होते हैं। अमर तुम वो बड़े वाले मटके उठाओ, मैं छोटे वाले लाता हूँ। पायल छप्पर के किनारे किनारे मटके रखना शुरू कर देती है। सब उसे बड़े ध्यान से और हैरानी से देखते रहते हैं। माँ जी, पिंकी, आप लोग इन मटकों में पानी भरिए। हमें अपने घर के चारों तरफ मटके की एक बाउंड्री वॉल बनानी है और फिर उसमें पानी भरना है। भाभी ये तो बहुत मजेदार लग रहा है, मैं अभी बाल्टी लेकर आती हूँ। मन्नत भाभी, आप मटकों को लाइन में लगाने में पायल भाभी की मदद कीजिए।
पायल चारों तरफ मटकों का एक घेरा बना लेती है। वो बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देती है ताकि आवागमन चलता रहे। वो मटकों को एक के ऊपर एक रखकर मटकों की 2-3 लेयर बना देती है। अब नेहा दीदी एक छोटा सा पत्थर लीजिए और हर मटके के पेंदे में एक बहुत छोटा सा छेद कर दीजिए, जिससे थोड़ा थोड़ा पानी बाहर रिसता रहे। छेद कर दो, लेकिन इससे तो पानी बर्बाद हो जाएगा और सारा पानी जमीन पर गिरेगा। दीदी वही तो कमाल है, जब पानी मटके की बाहरी सतह से होकर रिसता है तो वो हवा को ठंडा कर देता और जमीन गीली रहने से भी ठंडक बनी रहेगी। नेहा वैसा ही करती है। धीरे धीरे मटकों से पानी रिसने लगता है और छप्पर के नीचे की हवा में एक सुखद बदलाव आने लगता है। अरे वाह, यहाँ तो कमाल हो गया। सच में यहाँ की हवा तो बाहर के मुकाबले बहुत ठंडी लग रही है। अरे पायल, तुम तो सच में जादूगरनी हो। बहू, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मटके बनाए, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि इनका इस्तेमाल इस तरह भी हो सकता है। ये तो सच में राहत दे रहा है। सच में यहाँ तो पसीना ही सूख गया, लेकिन बहू घर के अंदर की दीवारों का क्या? वहाँ तो अभी भी बहुत तपन है, दीवारें आग उगल रही हैं। घर के सभी सदस्य बड़े उत्साह के साथ अंदर वाले कमरे में आते हैं। कमरा अब भी भट्टी की तरह तप रहा है। पायल एक नया मटका उठाती है और उसे जमीन पर पटक देती है। अरे हे भगवान बहू, तूने ये मटका क्यों फोड़ा? ये तो बिल्कुल नया और साबुत मटका था। हमारे घर की तो रोजी रोटी ही यही है, इसे ऐसे क्यों बर्बाद कर रही है? हाँ बेटा, सीमा जी सही कह रही है। एक मटका बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मटके चाहिए थे तो मैं और दे देता, पर फोड़ने की क्या जरूरत थी। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, बर्बादी नहीं है, ये एक निवेश है। अब देखना मैं क्या बताती हूँ। नेहा दीदी आप एक बाल्टी पानी और थोड़ा सा मिट्टी का लेप ले आइए। मन्नत अंदर जाती है और पानी लेकर बाहर रखते हुए। मटका फोड़ने से ठंडक कैसे आएगी पायल? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? दीदी बस थोड़ी देर धीरज रखिए। मटके की मिट्टी जो होती है वो बहुत साफ और अच्छी होती है। अब अजय भैया आप इस दीवार को पहले पानी से अच्छी तरह गीला कर दीजिए। अजय बाल्टी से दीवार पर पानी छिड़कता है। पायल मटके के उन टुकड़ों को उठाती है और उन्हें गीली दीवार पर एक एक करके जोर से मारती है। वो टुकड़े गीली मिट्टी के सहारे दीवार पर चिपकने लगते हैं। अब सब लोग हाथ में मटके के टुकड़े लीजिए और दीवार में ऐसे मारिए। ये अपने आप गीली दीवार के अंदर धस जाएंगे और एक कवच बना लेंगे। समझ गई, ये तो बिल्कुल टाइल्स की तरह काम करेगा। मटके के टुकड़ों के बीच में जो हवा रहेगी वो बाहर की गर्मी को दीवार के अंदर नहीं आने देगी। अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही अनोखा विचार है। चलो अमर, मन्नत, मिक्की, सब लोग मटके के टुकड़े उठाओ और इस पूरी दीवार को ढक देते हैं। पूरा परिवार एक साथ मिलकर काम में जुट जाता है। कोई मटके तोड़ रहा है, कोई दीवार गीली कर रहा है, तो कोई उन टुकड़ों को दीवार पर सजा रहा है। घर में एक अलग ही खुशी का माहौल है। थोड़ी ही देर में कमरे की दीवार मटके के टुकड़ों से पूरी तरह भर जाती है। पायल अब मन्नत से कहती है, अब हमें इन टुकड़ों पर पानी छिड़कना होगा जिससे घर ठंडा हो सके। अजय उन मटकों के टुकड़ों पर पानी छिड़कना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद रामकिशोर, अरे जैसे ही पानी इन टुकड़ों पर पड़ रहा है, कमरे में कितनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, बिल्कुल वैसी ही जैसे पहली बारिश में आती है। और दीवार को छूने पर अब वो गर्म नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे दीवार के अंदर बर्फ जमी हो। सौंधी खुशबू के साथ साथ घर ठंडा भी हो गया है। बहू तूने तो कमाल कर दिया। मैंने तो सोचा था कि आज भी रात भर जाग कर पंखा झलना पड़ेगा, पर अब तो यहाँ खड़े होने में भी सुकून मिल रहा है। माँ जी अभी तो और भी जुगाड़ करनी है, अब हमें कुछ और भी सोचना होगा। और क्या कर सकते हैं पायल, इतना तो काफी है ना। अब कम से कम हम चैन की सांस तो ले सकते हैं। नहीं अमर भैया, हवा का बहाव भी तो जरूरी है। काम करते कि हमारे पास जो पुराने पंखे रखे उनका इस्तेमाल करते हैं। पायल घर के कोने में रखे कुछ पुराने और खराब हो चुके टेबल पंखों की ओर इशारा करती है। वो पंखे धूल से जमे हुए हैं और सालों से चले नहीं हैं। छोटे ये पंखे तो कबाड़ हो चुके हैं, इनका तार भी टूटा है और मोटर भी जल गई होगी। और नया पंखा तो हमें कोई देने से रहा। दीदी तो क्या हुआ, कहीं से पंखे का जुगाड़ कर लेते। यहाँ गाँव में कबाड़ी तो होगा ही ना। कहते हैं कबाड़ में भी खजाना छुपा होता है, शायद पुराने पंखे मिल जाए। हम कबाड़ में कहाँ ढूंढेंगे? गाँव के लोग हमारा मजाक बनाएंगे। भैया मजाक तब बनता है जब हम दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। घर सुधारने के लिए मेहनत करने में कोई शर्म नहीं। चलो सब कबाड़ी के पास चलते हैं। घर के छोटे सदस्य, तीनों भाई, तीनों बहुएं और पिंकी कबाड़ी की दुकान पर पहुंच जाते हैं। सब कबाड़ में चीजें ढूंढने लगते हैं। नेहा और मन्नत कबाड़ी से पुरानी मोटर और पंखों के बारे में पूछती है। मन्नत उधर देखो, उस कबाड़ में कुछ पंखे जैसा दिख रहा है। जल्दी उठा, कहीं कोई और ना उठा ले जाए। हाँ दीदी, यहाँ तो एक छोटा सा खिलौने वाला पंखा है और देखो इसके साथ एक बड़ी वाली मोटर भी पड़ी है। ये हमारे बहुत काम आएगी। अरे ये लीजिए कुछ पुराने पंखे और उसके मोटर बहुत काम आएंगे। इसमें ज्यादा कुछ खराब नहीं मिलेगा आपको। सभी के हाथ में पुराने पंखे टूटे हुए होते हैं और सभी घर की ओर चलने लगते हैं। तभी घर के पास के चबूतरे पर बैठी रति और उसकी कुछ सहेलियां उन्हें देख लेती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। हे भगवान, देखो देखो कितने गरीब लोग हैं। ये लोग अब कूड़ा कबाड़ भी बीनने लगे हैं। क्या दिन आ गए हैं इनके। और नहीं तो क्या, देखो रीति कैसे उस टूटे हुए पंखे पर इतरा रहे जैसे कोई हीरा मिल गया। इन लोगों की यही औकात है, बस कूड़े में से खजाना ढूंढ रही है। फितरत ही ऐसी है इनकी। कोई बात नहीं रीति चाची, अगर आप हमें कुम्हार जाति की बोल रही हो ना तो कोई बात नहीं। हमें अपनी जाति और अपनी मेहनत पर गर्व है। हम अपना घर संवार रहे हैं, आपको क्या। चलिए दीदी, यहाँ खड़े होकर अपना समय नहीं बर्बाद करते हैं। वो दोनों पंखा लेकर लौट जाते हैं। उधर आर्यन और अमर को एक पुरानी दुकान के पीछे बड़ा खराब टेबल फैन मिल जाता है। शाम को सभी घर लौट आते हैं। आंगन में कबाड़ का ढेर लग जाता है। पायल फुर्ती से सब सामान साफ करते हैं और सबको काम बांट देती है। देखते देखते घर का माहौल वर्कशॉप जैसा बन जाता है। बहुत बढ़िया। अब देखिए हम क्या करते हैं। मैं इन मटकों को लूंगी, पलंग के नीचे रख दूंगी। मन्नत दीदी आप इनमें पानी भर दीजिए। पलंग के नीचे मटके,
उससे क्या होगा पायल, हम तो ऊपर सोते हैं, मटके नीचे रखने से क्या फायदा? दीदी जब मटकों में पानी भरा होगा तो पलंग के नीचे की हवा ठंडी रहेगी और लकड़ी के माध्यम से वो ठंडक हमारे बिस्तर तक पहुंचेगी। इससे रात में बिना पंखे के भी नींद आएगी। वाह पायल भाभी, ये तो बहुत ही शानदार विचार है। मैं अभी सब कमरों के पलंग के नीचे मटके लगा देती हूँ। बाबूजी के कमरे में तो सबसे पहले लगाऊंगी। पायल अब उन कबाड़ से मिले पंखों को मटके के मुंह पर फिट करने लगती है। वो एक छोटा सा छेद मटके के पीछे करती है और पंखे को ऐसे लगाती है कि वो मटके के अंदर की ठंडी हवा को बाहर फेंके। घर को थोड़ा और अच्छा सजाने के लिए हम घर के बाहर भी कुछ करेंगे। अजय भैया, मटके को ऊपर रख दीजिए और उसमें कई सारे छोटे छोटे छेद कर दीजिए। अजय बाहर मटके रखकर उनमें छेद करते हुए, लो छोटी, मैंने इसमें बहुत सारे महीन छेद कर दिए हैं, अब इसमें पानी भर लो। हाँ भैया, अब जब इसमें से पानी निकलेगा तो वो फव्वारे जैसा बन जाएगा। इससे हवा और पानी मिल जाएंगे और घर के अंदर बहुत ठंडक पहुंचेगी। शाम ढलते ही पायल का यह प्रयोग रंग दिखाने लगता है। घर के बाहर रखे मटकों से पानी की महीन फुहारें निकल रही हैं, जो हवा को शीतल बना रही हैं। घर के सभी सदस्य मंत्रमुग्ध होकर ये सब देख रहे हैं। हे भगवान, हमें तो लगता है हम बहुत अच्छी बहू ले आए हैं अपने घर में। तूने तो मिट्टी को सोना बना दिया है बेटी। सच में राम किशोर जी, ये धीरे धीरे हमारे पूरे घर को स्वर्ग बना देगी। आज पहली बार मुझे इस घर में गर्मी का डर नहीं लग रहा है। माँ जी, अभी तो एक और खास चीज बाकी है। आर्यन, तुम वो छोटी मोटर ले आओ जो हम कबाड़ से लाए थे। हमें आंगन के बीचों बीच एक बड़ा वाटरफॉल बनाना है। पायल एक बड़ा मटका लेती है, फिर उसके ऊपर छोटे छोटे मटके रखकर मीनार बना देती है। उसके बाद वो सबसे नीचे वाले मटके में मोटर लगवाती है। लो पायल, मोटर फिट हो गई। अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, पानी पाइप के जरिए सबसे ऊपर वाले मटके में जाएगा। हाँ, और जब ऊपर वाला मटका पूरा भरेगा तो पानी छलक कर नीचे इस तरह जाएगा। ये देखने में भी सुंदर लगेगा और आवाज भी बहुत मधुर होगी। जैसे ही आर्यन स्विच दबाता है, पानी मटकों की उस मीनार से कल करता हुआ नीचे गिरने लगता है। आंगन का तापमान एकदम से गिर जाता है। पड़ोसी अपनी खिड़कियों से ये सब हैरानी से देख रहे हैं। अरे यार, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा होने लगा। देखो तो रित्ती चाची की आंखें कैसी फटी की फटी रह गई हैं। वो लोग तो जल भुन रहे होंगे। जलने दो उन्हें, हमें क्या। हमारा घर तो अब 1000 मटकों का महल बन गया है। यहाँ जो सुकून है वो उनके महंगे कूलरों में भी नहीं है। अब घर की दिनचर्या बदलने लगी है। मटकों के इस महल की चर्चा पूरे गांव में आग की तरह फैल गई है। अगली सुबह नेहा और मन्नत फिर से पानी भरने हैंडपंप पर जाती हैं, लेकिन आज नजारा कुछ और है। मन्नत देखो, आज फिर रीति चाची और उनकी मंडली वहाँ खड़ी है। शायद आज फिर हमें पीछे हटना पड़ेगा। दीदी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना काम करेंगे और चुपचाप वापस आ जाएंगे। हमें बहस नहीं करनी है। जैसे वो हैंडपंप के पास पहुंचते हैं, रति और कौशल्या उन्हें देखकर आपस में फुसफुसाने लगती हैं। तभी रति आगे बढ़कर उनका रास्ता रोकती है, लेकिन इस बार उसका स्वर कुछ अलग है। अरे नेहा, जरा सुनो तो। सुना है तुम लोगों ने अपने घर में कुछ ऐसा लगाया कि वहाँ एसी जैसी हवा चलती। क्या ये सच है? हाँ चाची, हमने अपनी मेहनत और हुनर से मटकों से अपने घर को ठंडा किया है। हमें किसी के कूलर की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा बेटा, तुम लोग पहले पानी भर लो। तुम लोगों को तो घर में झरने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होगी ना, हम बाद में भर लेंगे। दीदी सुना आपने, आज ये लोग हमें पहले पानी भरने दे रहे। ये तो चमत्कार हो गया। ये चमत्कार नहीं मन्नत, ये हमारी इज्जत की शुरुआत है। दोनों पानी भरकर घर लौट आती हैं। अगले दिन दोपहर में सूरज सिर पर है और बाहर तेज लू चल रही है। सीमा आंगन में बैठी मटकों के झरने की आवाज का आनंद ले रही है। तभी कौशल्या अपनी बहू के साथ दरवाजे पर आ पहुंचती है। सीमा, जरा बाहर तो आना, बड़ी मुसीबत हो गई, मेरी जान निकली जा रही है। अरे कौशल्या, क्या हुआ? तू इतनी दोपहर में यहाँ क्यों आई और तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या बताऊं सीमा, आज मेरी तबीयत सही नहीं। मेरे घर में बहुत गर्मी है। कूलर भी एकदम आग बरसा रहा है, गर्म हवा फेंक रहा। क्या मैं आज तुम लोगों के घर में दोपहरिया बिता सकती हूँ? नेहा रसोई से बाहर आती है और कौशल्या की बात सुनकर उसका पारा चढ़ जाता है। उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगती हैं। माँ जी, ये वही कौशल्या चाची है ना जो हमें हैंडपंप पर धक्के देती थी, जो कहती थी कि हमारी परछाई से इनका घर मनहूस हो जाएगा। अब हमारे ही घर में दोपहरिया बिताने आई हैं। चाची, आपका कूलर तो बहुत महंगा था ना, फिर हमारे मिट्टी के मटकों के पास क्यों आना चाहती हैं? क्या आपको डर नहीं लगता कि आप अपवित्र हो जाएंगी? बेटा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। गर्मी किसी की जाति नहीं देखती, मुझे माफ कर दो। पर आज मेरी बहू की भी तबीयत खराब है, हम बस थोड़ी देर रुकना चाहते हैं। नेहा, मन्नत, चुप हो जाओ। अगर कोई हमारे घर मदद के लिए आया है तो हमें उसे मना नहीं करना चाहिए। अगर लोग हमारी तरफ अब आ ही रहे हैं तो उनको माफ कर देना चाहिए। माँ जी सही कह रही है। आइए चाची, आप और आपकी बहू अंदर आइए, हमारा घर सबके लिए खुला है। कौशल्या और उसकी बहू झिझकते हुए घर के अंदर कदम रखती है। जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करते हैं, मटकों की दीवारों से आती शीतल हवा उन्हें छूती है। ओ भाई, ये तो सच में किसी जादुई महल जैसा है। माँ जी, यहाँ तो सांस लेना भी कितना आसान है। और ये खुशबू, ये तो मन मोह ले रही है। सीमा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही घर है। तूने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खिलाई अपनी बहू को कि उसने मिट्टी से ही सुख पैदा कर दिया? ये जड़ी बूटी नहीं कौशल्या, ये इनकी मेहनत और सोच है। जिसे तुम लोग पिछड़ा समझते थे, आज वही मिट्टी तुम्हें सुकून दे रही है। कौशल्या और उसकी बहू घर को देखती हैं। मटकों का झरना, पलंग के नीचे रखे मटके और दीवारों की कलाकारी देखकर वो दंग रह जाती हैं। उनके मन में बहुओं के लिए सम्मान जाग उठता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब भेदभाव खत्म होने लगा था। गांव के लोग इज्जत से उनके घर आते और मटकों के इस विज्ञान को समझने की कोशिश करते। अरे पायल, आज बाजार गया था, वहाँ सब लोग बड़े प्यार से पेश आ रहे थे। दुकानदार ने तो खुद आगे बढ़कर सम्मान दिया और मटकों के बारे में पूछा।
ये तो बहुत अच्छी खबर है भैया। अब जब उनको पता चल गया है कि हमसे उनका काम निकल सकता है तो सब नॉर्मल हो गया। अब हमारे साथ भेदभाव नहीं होता। और क्या भाई, अब तो लोग हमसे सलाह मांगने लगे हैं कि वो अपने घर को कैसे ठंडा रख सकते हैं। हमारी मटकों की बिक्री भी बढ़ गई है। और अब जब हम बाजार जाती हैं तो कोई हमें पीछे नहीं हटाता, सब हमें इज्जत से देखते हैं। सच में पायल, तूने तो हमारी दुनिया ही बदल दी। भाभी अब तो हमारे घर के चारों तरफ मटके ही मटके हैं। अगल बगल बाउंड्रीज की पूरी इर्द गिर्द सब जगह मटके लग गए हैं। हाँ पिंकी, अब ये घर सिर्फ घर नहीं लग रहा, लोग इसे 1000 मटकों का महल कहते हैं और मुझे इस नाम पर बहुत गर्व है। पूरा परिवार आंगन में बैठकर हंस रहा है। मटकों का वो झरना कल कल कर रहा है। सीमा जी अपनी बहुओं को देखकर गर्व से फूली नहीं समा रही हैं। तभी पायल कुछ सोचते हुए, बाबूजी मेरे दिमाग में अब एक और बड़ा आइडिया आया है। अब तो बहुत हो गया ये मटकों का काम, अब हमें कुछ नया सोचना चाहिए। नया? अब और क्या नया करना चाहती हो पायल? मटकों का महल तो बन गया, अब और क्या? दीदी ये महल तो बस शुरुआत है, अब इसे कारोबार बनाना है ताकि हम समाज के लिए भी कुछ कर सके। बाबूजी पहचान और बड़ी करने का समय आ गया है। मैं सोच रही हूँ मटकों के कारोबार के साथ कुछ नया भी शुरू करें। मटके का कारोबार बंद? पर पायल, यही तो हमारा पुश्तैनी काम है, इसी से तो हमारा घर चलता है। तुम इसे बंद करने की बात क्यों कर रही हो? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम यहाँ पे दुकानें खोलें। हमारे पास हुनर की कोई कमी नहीं है, हम इस महल को एक सेंटर बना देंगे। दुकान? और यहाँ इस पिछली गली में कौन आएगा सामान लेने? और हम बेचेंगे क्या? सब आएंगे भैया, क्योंकि जो हुनर आप सबके पास है वो पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। मुझे पता है कि बड़ी भाभी बहुत अच्छे कपड़े सिलती है। वो तो मैं बस घर के लिए सिल लेती हूँ। बड़ी भाभी कपड़े सिलाई और मन्नत दीदी को ब्यूटी पार्लर का बहुत शौक है, उन्हें काफी हद तक सारी चीजें आती हैं। हाँ पायल, मुझे सजना संवरना और दूसरों को सजाना बहुत पसंद है। हम यहाँ पे सिलाई सेंटर और ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। इस मटके के महल की ठंडक में औरतें आराम से घंटों बैठ सकेंगी। अगले कुछ दिनों में मटकों के महल का एक हिस्सा एक नए रूप में सजने लगता है। अजय और अमर ने मटकों की मदद से वहाँ छोटे छोटे केबिन बना दिए हैं जो बेहद ठंडे रहते हैं। लो पायल, सिलाई की मशीन यहाँ खिड़की के पास रख दी है। यहाँ से मटकों की ठंडी हवा सीधे नेहा की मशीन पर आएगी। उसे काम करने में पसीना नहीं आएगा। सच में अजय, यहाँ बैठकर सिलने में बड़ा आनंद आएगा। अब मैं जी लगाकर लोगों के कपड़े सिलूंगी। और मन्नत दीदी आपका पार्लर भी तैयार है। मैंने मटकों में मोटर डाल के कूलर भी चला दिया है। अब आपके पार्लर में जो भी आएगा वो वापस नहीं जाना चाहेगा। वाह, ये तो बिल्कुल शहर के पार्लर जैसा लग रहा है। और माँ बाबूजी, आप लोग यहाँ बैठकर मटकों की पेंटिंग और कलाकारी का काम जारी रख सकते हैं। जो भी आएगा वो आपके मटके बनाए हुए भी खरीदेगा। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा पुराना घर एक दिन इतनी बड़ी दुकान बन जाएगा। पायल बहू तू तो साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हमारे घर। मटकों के महल में मटका सिलाई केंद्र और देसी ब्यूटी पार्लर खुल गया है। शुरू में गांव की औरतें बाहर से ही झांकती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी भीड़ बढ़ने लगती है। अरे सीमा, सुना है तेरी बड़ी बहू बहुत अच्छे सूट सिलती है और वो भी बहुत कम भाव में। मेरे पास भी ये 4 थान पड़े हैं। आइए कौशल्या चाची, बैठिए, मैं अभी आपकी नाप ले लेती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसे कपड़े सिलूंगी कि आप शहर के दर्जी को भूल जाएंगी। और मन्नत बेटा, क्या तुम मेरी ये बाहें ठीक कर सकती? देखो कितनी फैल रही हैं। क्यों नहीं रीति चाची, आइए उधर वाले कमरे में चलिए, वहाँ बहुत ठंडक है, आपको दर्द का एहसास भी नहीं होगा। धीरे धीरे गांव की औरतों का आना जाना बढ़ जाता है। औरतों को सजने संवरने का शौक होता ही है, तो वो वहां आती हैं और वो मटकों की ठंडक में बैठकर आपस में गप्पे लड़ाती हैं। अरे वाह, देख तो इन लोगों ने क्या क्या खोला है। इस तरह की जगह तो हमें भी जाने का मन करता है। और क्या ये सारी चीज सुविधाएं पहले क्यों नहीं आई? काश हम लोग पहले इनको समझ गए होते कि ये इतनी गुणी बहुएं हैं। हमने तो इन्हें सिर्फ जाति के चश्मे से देखा, पर ये तो सोने जैसी खरी हैं। अजय और अमर अपने मटकों के साथ साथ अब नेहा के सिले कपड़े भी बाजार ले जाते हैं। अब बाजार में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता। अरे भाई आइए अजय भाई, आपके घर के बने मटके तो आजकल बहुत डिमांड में है। सुना है आपने 1000 मटकों का महल बनाया है। हाँ भाई, ये सब हमारी छोटी बहू की सूझबूझ है। और ये देखिए, मेरी पत्नी ने कुछ नई डिजाइन के सूट सिले हैं। क्या आप इन्हें अपनी दुकान पर रखेंगे? अरे भाई क्यों नहीं, इनका काम तो बहुत सफाई से हुआ है। दुकानदार कपड़े रख लेता है। अब घर के सभी लोगों को हर जगह इज्जत मिलने लगी थी और सब उनकी चर्चा करते थे। दोपहर में पार्लर और सिलाई सेंटर ग्राहकों से भरे रहते। शाम को काम खत्म कर पूरा परिवार आंगन में साथ बैठता। रामकिशोर और सीमा अपनी तीनों बहुओं को गर्व से देखते हैं। वाह कितना बढ़िया हो गया, हमारी बहुएं देखो कितनी अच्छी हैं। हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारी जाति, लोग जिसे इतना बेकार समझते थे, आज उसे इतना अच्छा और इतनी इज्जत देने लगे। सही कहा सीमा, जाति और गरीबी इंसान के हुनर को नहीं रोक सकती। हमारी बहुओं ने साबित कर दिया है कि अगर नियत साफ हो तो मिट्टी से भी महल बनाया जा सकता है। माँ जी, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद और साथ की वजह से हुआ है। हम तो बस इस मिट्टी के कर्ज को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इस 1000 मटकों के महल में कभी किसी को गर्मी नहीं लगेगी और ना ही किसी को अपमान सहना पड़ेगा। यहाँ सबका स्वागत है। हाँ, और अब हम इस कारोबार को और भी आगे लेकर जाएंगे। हम गांव की दूसरी लड़कियों को भी सिलाई और ब्यूटी का काम सिखाएंगी। बहुत बड़ी गलतफहमी थी मुझे कि हम मटके बनाने के लिए ही पैदा हुए हैं और मटके बनाते बनाते ही मर जाएंगे। ना हमें इज्जत मिलेगी ना सम्मान। लेकिन मेरी पायल बहू ने इस घर में आकर सब बदल दिया। शहर की थी तो मुझे लगा घर तोड़ देगी, लेकिन इसने तो घर को जोड़ दिया। तभी सास अपनी बहुओं को गले लगा लेती है। क्या 2026 में भी जातिवाद होना चाहिए? क्या हम अभी भी पिछड़े हुए हैं? अगर आपके पास 1000 मटके आ जाएं तो आप उनका क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।